वक्त की रफ्तार। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कहिए क्या सेवा करूं? क्या लेंगे आप? समाचार। समाचार? जी, हम आपसे समाचार खरीदने आए हैं। कैप्टन साहब, माना कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बिजनेस हमें भी आता है। समाचार एक चलने वाला पेपर है, भला मैं उसे क्यों बेचूंगा? देखो मिस्टर दिवाकर, हमें सिर्फ समाचार का टाइटल चाहिए, बाकी प्रेस, स्टाफ, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट सब कुछ आपका ही रहेगा। आप शरीर से आत्मा मांग रहे हैं? जी, आप अपने आत्मा की कीमत बोलिए। राघव, आप समाचार लेकर करेंगे क्या? यह सोचना आपका काम नहीं है। देखिए, मैं समाचार नहीं बेच सकता। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपको बिजनेस करना नहीं आता। आप किसी और नाम से अखबार दोबारा शुरू कर सकते हैं। बिजनेस आपको करना नहीं आता। जो बात समाचार में है वो दूसरे पेपर में कहां होगी? और फिर समाचार की जड़ें दूर दूर तक के शहर में फैली हुई। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप समाचार खरीदना क्यों चाहते हैं? मिस्टर दिवाकर, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कहावत ही नहीं, मेरा तो उसूल है। बस फिर और क्या चाहिए? प्रजासत्ताक का नया मालिक विलास राज देश रत्न हमारा पुराना दुश्मन है। हम उस विलास राज को उसके प्रजासत्ताक के साथ डूबता हुआ देखना चाहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उस बदतमीज आदमी ने आपका अपमान किया है। आपके समाचार के तरक्की के रास्ते में प्रजासत्ताक एक कांटा है। हम उसे दूर करेंगे। अगर आप अपनी खुद की मदद करना चाहते हैं तो हाँ कहिए, वरना हम चलते हैं। चलो राघव। एक मिनट कैप्टन साहब, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हमारा एक ही मकसद है। पहले भी मैंने कई बार कोशिश करके देख लिया, प्रजासत्ताक की दौड़ को रोक ना पाया। आपके साथ एक बार फिर कोशिश करके देखता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि समाचार खरीदने की हमारी प्रपोजल पर आप सोचेंगे। देखिए, समाचार मैं नहीं बेचूंगा। फिर तो आपकी और हमारी भी नहीं बन सकती। मिस्टर दिवाकर, ठीक है, आप अपना अखबार मत बेचिए, मगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स हमें दीजिए। आपकी योजना क्या है? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। क्यों? मैं भी एक बिजनेसमैन हूं और आप भी एक बिजनेसमैन हो। देखिए, इस बैग में 50 लाख रुपया है, इसे आप रख लीजिए। कल मैं वापस आऊंगा, तब आप अपने पेपर्स रेडी रखिए। गुड बाय। मधुकर दी ग्रेट। आओ भाई दिवाकर, बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है, आज तो बस पूछो सब मत, सामान सजा के बैठे हो। तुम्हारी पूरी टेंशन उतार दूंगा।
अरे खुल जा भाई। ये लो मेरे दोस्त, अपना दिमाग ठंडा करो और फिर मुझे बताओ कि अवतार सिंह से क्या बातें हुई। उसने समाचार खरीदने की बात की तो तुमने क्या कहा? मैंने मना कर दिया। भला मैं समाचार बेचने का पागलपन क्यों करूंगा? फिर? मेरी समझ में नहीं आया कि वो समाचार खरीदना क्यों चाहता है। अरे तो यार, तुम्हें ये बात उससे अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए थी। मधुकर, मैंने उसके अंदर झांकने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ आदमी ऐसा है कि उसकी तय का पता नहीं चलता। पानी कितना गहरा है कितना नहीं, मैं ये जान ना पाया। हाँ, मगर उसने मुझसे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मांगे। तो तुमने क्या कहा? दे दिए? दिए तो नहीं, मगर मैंने उसकी बात मान ली है, या यूं समझो कि दे दिए हैं। अब आगे क्या करना है ये मेरी समझ में नहीं आता। ये मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे थोड़ा वक्त दो। दिवाकर, मुझे लगता है कि यह मामला अब इतना आसान नहीं है। मैं आज ही डीएम साहब से बात करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई सही रास्ता जरूर सुझाएंगे। Cheers. यस। तो दिवाकर को रास्ता बताना है। जी हाँ हुजूर। भाई अवतार सिंह इस दिवाकर से कहां मिला? हुजूर, समाचार भी एक बड़ा पेपर है। प्रजासत्ताक के बाद इसी अखबार का नाम आता है और अवतार सिंह कई तरह के अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और पैसा लगाता ही जा रहा है। भाई अवतार सिंह का बिजनेस करने का तरीका अपनी समझ में नहीं आ रहा। इतना पैसा अलग अलग धंधों में लगाता जा रहा है। अब जनाब, उसके पास पैसा है तो लगाता जा रहा है। अब देखिए ना, रहेजा के साथ उसने रेस में करोड़ों रुपए लगाए और हार गया, लेकिन उसके पेट का पानी तक नहीं हिला हुजूर। उसके चेहरे पर परेशानी की एक रेखा तक नहीं है हुजूर। उसे क्या फर्क पड़ता है? पर पड़ता है। आदमी के पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, वो इस तरह तो बिजनेस नहीं करता, और शक्ल से लगता भी अक्लमंद है। इसमें हैरानी की क्या बात है हुजूर? ऐसे कई इंसान हैं जो कई तरह के बिजनेस करते हैं, कई तरह की तरह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, कई तरह का बिजनेस करना अलग बात है और अखबार चलाना अलग बात है। सिर्फ पैसे या बिजनेस के लिए अखबार नहीं चलाया जाता। यह तो एक बहुत ही खास किस्म का पेशा है। और फिर अवतार सिंह दिवाकर का ही अखबार क्यों खरीदना चाहता है? अगर उसे अखबार चलाने का शौक है तो अपना खुद का अखबार चलाए। वो समाचार क्यों खरीदना चाहता है? अब हुजूर, मेरे दिमाग में इतने सवालों की खिचड़ी पक रही है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हुजूर। तुम्हारे दिमाग में और क्या हो सकता है? आज तक किसी सही सवाल का हल ढूंढा है तुमने? अब हुजूर, आपके होते हुए मैं अपने इस छोटे से दिमाग को तकलीफ क्यों दूं? और फिर सर, हम सोचे भी क्यों? देखिए, हमारा काम है सिर्फ अवतार सिंह को जमीन दिलाने तक, बाकी के उसके बखेड़े उसके साथ और वो जाने से। नहीं मधुकर, ऐसा नहीं है। हम राजनीति के उस घने जंगल में हैं जहां हर कदम हवाओं को भी सूंघ कर रखना पड़ता है। खैर, ये बस्ती अब तक खाली क्यों नहीं हुई? धर्मपाल क्या कर रहा है? और एसके को भी ये जिम्मेदारी देकर कोई फायदा नहीं हुआ। हुजूर, दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं। आप एक बार उसको क्लियर कर दीजिए कि ये उसी का काम है, वरना वो अपने ढंग से काम करता रहेगा, वो अपने ढंग से, और हमारे लिए कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा उसे। ये बात तुमने धर्मपाल को नहीं बताई? हुजूर, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मैंने सोचा आप एक झटका मारेंगे और सारे काम अपने आप हो जाएंगे हुजूर। ठीक है, मैं खुद ही धर्मपाल से बात कर लूंगा। लेकिन हुजूर, दिक्कत यह है कि उस बस्ती में सारे लोग एक हो गए हैं। आपस में उनमें इतनी एकता हो गई है कि मुझे लगता है कि उस बस्ती ने उस जमीन पर अपने आप को कील की तरह ठोक लिया है हुजूर।
कील को उखाड़ा भी जा सकता है। क्यों अन्ना, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जरा मरम्मत कर रहा हूँ। अरे जादव, जरा ऊपर आना, नीचे से क्या देखता है? कैसे है दीनानाथ? हाँ ठीक हूँ। बोलिए अन्ना। ये पकड़ लेना। हाँ अभी क्या करें, पिछली बारिश में क्या हाल हो गया था, मरम्मत की थी, फिर इस बारिश में वही हाल होगा। कुछ नहीं होगा अन्ना। देखो मैं कह रहा हूं अन्ना, अच्छे से मिस्त्री को बुला लो, एक बार ठीक ठाक काम कर लो, फिर कोई चिंता नहीं। क्यों दीनानाथ? छोड़ो नंदू। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या अन्ना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इधर, इधर उधर खेलते रहते हैं। किसी दिन एक खिसक गया तो अनर्थ हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए तुम्हें। दीनानाथ जी, ये बात मामूली नहीं है। लकड़ा क्या भाव चल रहा है मालूम है? कितना महंगा पड़ेगा ये सब। अरे जान से ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ेगा ना लकड़ा। अभी जाने दो, चलो दीनानाथ, बहुत काम हो गया, तो नीचे आराम करते हैं। चलो चलो पानी वानी पी के फिर आते हो ऊपर। पूरा दिन काम ही कराओगे क्या अन्ना? कुछ पानी वानी चाय वाय? चलो भाई, दरवाजा ठीक है, सीढ़ी ठीक है। देखो दीनानाथ जी, मेरे हाथ में ये 2 किले, इतने ही बस ठोकूंगा, इससे ज्यादा काम नहीं होगा भाई। अन्ना ना पैसे देते हैं ना खाना देते हैं, कैसा काम करेगा आदमी? हाँ बेटा। हाँ भाई। अब बाबा, वैसे दीनानाथ, आपकी बात सही है कि जान से तो कीमती नहीं है लकड़ा, पर क्या अन्ना अभी यहाँ रहने वाले थोड़ी है। घर का सौदा पक्का हो गया है, बस अभी जिन्होंने पेशगी दी है उनको दिखावे के लिए घर जितना बना सके उतना ही बस। सौदा पक्का कर लिया? इसका मतलब घर बेच के कहीं जा रहे हैं आप अन्ना? हाँ जादव भाई। अन्ना क्यों जा रहे हो? तो क्या करूं इस शहर में, मैं तो तंग आया हूँ। जरा और खुलासा कर दी, बता दीजिए। 3 साल पहले इन्होंने कोकण में जरा आपूस आम लगा दिए हैं। अभी मिल में इस्तीफा भी दे दिया। अब ये घर बार बेचकर जो भी कुछ थोड़ा पैसा मिलेगा वो लेकर अन्ना। अन्ना, लेकिन किसको बेचा, किसको है घर? नाम जानकर क्या करोगे? नंदू, तुम जानते हो, वो धर्मपाल बिल्डर आके गया था, वो सबको धमका गया है, जो कोई बस्ती में अपना मकान बेचेगा उसी को बेचेगा। धर्मपाल के बाप का राज है क्या? अरे हमारे मकान है, हम तय करेंगे किसे बेचना है। वो कौन होता है? खरीदने वाला। जिस दाम में है वो खरीदेगा और हम बेचेंगे। अरे हम शहर में क्या नए आए हैं क्या? देखेंगे, आने दे उसे। धर्मपाल बिल्डर। अन्ना को तो बेचने से मतलब है, जो चाहे वो खरीदे। मुझे अगर 20,000 रुपए ज्यादा मिले तो मैं क्यों नहीं बेचूं? इस धर्मपाल के लिए मैं क्यों रोकूं? मैं किसी की गुलामी नहीं जानता। नहीं नहीं अन्ना, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, मगर वो लोग बड़े खतरनाक हैं। होने दो, मगर वक्त आने पर हम भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। ऐसी बात नहीं है दीनानाथ जी, मैं ये चाहता हूं कि कहीं बस्ती की शांति भंग न हो जाए, क्योंकि हम 24 घंटे यहां रहते नहीं हैं। अगर हमारे पीठ पीछे कुछ हो गया तो हमारे घर की औरतें और बच्चे अकेले रहते हैं यहां पर। इसीलिए तो मैं जा रहा हूं। 1-2 दिन में वो लोग भी यहाँ रहने के लिए आएंगे। चलो बता ही देता हूँ, वो जो लंबी सी लड़की है ना, नंदू के बगल वाले कमरे में भाड़े से रहती है, उसने खरीदा है। क्यों नंदू, इसलिए नहीं बता रहा था ना? जो कोई भी हो वो, हम उसी को घर बेचेंगे जिसको हमें बेचना है। तो अन्ना अकेले हथौड़ी मार रहा था, मैंने सोचा उनकी थोड़ी मदद कर दूं।
और जब हाथ मिला लिया है तो अब रखेंगे, फिर उनके साथ रखेंगे। हाँ ना, घबराने का नहीं। जब तक नंदू है तब तक मजा ले। कोई यहां आकर दादागिरी करे। नमस्कार हुजूर, नमस्कार। अरे आओ भाई धर्मपाल, आओ। अरे क्या बात है भाई, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। कहाँ गायब रहते हो? हुजूर काम ही कुछ ऐसा बढ़ गया था कि सिर्फ अपना काम करोगे या हमारे काम के बारे में भी सोचोगे? अरे हुजूर, आपका हुक्म तो सर आंखों पर है। हमारे हुक्म को सर आंखों पर मत बिठाओ, उस पर कुछ अमल भी करो। वो बस्ती का क्या हुआ? उन बस्ती वालों को खरीदने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, यही ना? क्या करूं, उन लोगों में इतनी मजबूत एकता है कि मेरा बस नहीं चल पाया। और हुजूर, अब तो हद हो गई। उस अन्ना नाम के आदमी ने अपना घर बेच दिया। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमने हुक्म दिया था कि अगर बस्ती में कोई अपना घर बेचेगा तो उसे सिर्फ हम खरीदेंगे। ये घर खरीदा किसने? आपके ड्राइवर नंदू के बाजू में अन्ना के घर में एक लड़की भाड़े पे रहती थी। अन्ना ने वो घर उस लड़की को ही बेच दिया और गांव चला गया। धर्मपाल, लगता है कि ये काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है। एक काम करो, सफल कुमार से एक मीटिंग रखो। मैंने उसे सब बता दिया। उसकी मदद से कुछ ऐसा करो कि आज के बाद कोई भी बाहर वाला बस्ती में घर खरीद ना सके। वहां ऐसी दहशत फैलाओ कि बस्ती वाले घर बेचने या खरीदने की सोच से भी कांप उठे। दरवाजा खोल! खोल दरवाजा! दरवाजा खोल! खोल दरवाजा! ये क्या? माजी को चोट लगी? मैं अभी नंदू भैया को बुला लाता हूँ। नंदू भैया, नंदू भैया, बस्ती में कुछ गुंडे लफड़ा कर दिया है और माजी को चोट आया। क्या बोले? माजी के सर से खून आया। माजी को?